तो बच्चों यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, तो मैं आपको पूरा उत्तर की जगह कुछ पॉइंटर्स दूंगी और आप उन पॉइंटर्स से पूरे डिटेल में आंसर बनाइएगा, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है वो ये लिखा हुआ है कि औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इस समूहों को कैसे प्रभावित किया। तो जो ये जो समूह है, यहाँ पहला समूह है झूम खेती करने वालों को। तो इन झूम खेती करने वालों को विस्थापित कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। फिर घुमंतू और चरवाहे समुदायों को इनकी जो रोजमर्रा की गतिविधियां थी उसको गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। फिर लकड़ी और वन उत्पादों का व्यापार करने वाली कंपनियों को इनको हमने देखा कि इजारेदारी दे दी थी। फिर था बागान मालिकों को। तो जो बागान मालिक थे उन्होंने जंगलों पे पहले कब्जा किया सरकार ने, और उसके बाद उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती आय में यूरोपीय बागान मालिकों को बेच दिया गया। तो उनको बहुत सस्ते में ये बागान मिल गए। फिर शिकार खेलने वाले राज्यों और अंग्रेज अफसरों को तो उनको तो इनाम दिया गया। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया तब इन लोगों को इनाम दिया जाता था और प्रोत्साहित किया जाता था। अब जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं थी। तो उनके वन प्रबंधन में जो सबसे पहली समानता थी वो थी वन आरक्षण। फिर जो दूसरी समानता थी वो थी बस्तर और जावा दोनों में वन कानून लागू कर दिए गए थे। तो वन कानून। फिर तीसरी थी पेड़ों की कटाई और ढुलाई, पेड़ों की कटाई और ढुलाई मुफ्त में। फिर जो चौथी थी वो थी वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया गया था। वन सेवा। ये सब इन्होंने जहाज और रेलवे के निर्माण के लिए किया था। अब जो तीसरा प्रश्न है वो है कि 1880 और 1920 के बीच भारत में वनावरण के ह्रास का कारण बनने वाले निम्नलिखित कारकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो जो रेलवे जहाज का निर्माण था उसमें क्या हुआ, पहले हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में पेड़ काटे गए थे। पेड़ों की कटाई और सागवन और साल के पेड़ उगाए गए थे। फिर कृषि विस्तार में जंगलों की अंधाधुन कटाई हुई थी। वाणिज्यिक खेती में नगदी फसल उगाई जाने लगी थी, जैसे कि कॉफी या चाय उगाई जाने लगी। फिर चाय कॉफी के जो बागान थे उसमें बड़े भूभाग को काटा गया था और बागान बना दिए थे। बड़े भूभाग की कटाई। फिर आदिवासी और अन्य किसान जो थे वे पूरी तरह से वन उत्पादन पर निर्भर हुआ करते थे।
जब वो दोस्तों पूरे तरीके से वन उत्पादन पर निर्भर थे, लेकिन उनको उसकी विस्थापित कर दिया गया और वनों में एंटर करने से रोक दिया गया। तो ये सब के बारे में आपको लिखना है। फिर जो चौथा प्रश्न है वो है कि युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो युद्धों से जंगल इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे जाते हैं। और इस उत्तर में दोस्तों आपको जावा और भारत का जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी लिखना है जंग के दौरान, कि किस तरह डच और ब्रिटिश ने इनके साथ क्या सलूक किया उसके बारे में। तो चलिए अब हम दोहराते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम घटना समय रेखा देखेंगे। तो 1700 के दौरान यूरोप में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी और 1850 में रेलवे का विस्तार किया गया। 1865 में भारतीय वन अधिनियम का निर्माण हुआ। 1890 में डच वनवासियों के खिलाफ सामीनियों का विरोध था और 1910 में गुंडाधुरी की नेतृत्व में बस्तर में विद्रोह किया था। अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड में ओक के जंगलों के गायब होने से जहाज़ों के निर्माण और रेलवे लाइनों के विस्तार के लिए लकड़ी की आपूर्ति के लिए भारतीय जंगलों पर अंग्रेज़ों की निर्भरता प्रभावित हुई थी। जर्मन विशेषज्ञ डेट्रिच ब्रांडिस भारत में वन के पहले महानिरीक्षक थे। उन्होंने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को तैयार करने में मदद की। 1878 के भारतीय वन अधिनियम ने वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया: आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन। अंग्रेजों द्वारा स्थानांतरित खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन नए वन कानूनों के परिणाम स्वरूप शिकार एक बड़े खेल के रूप में उभरा। औपनिवेशिक सरकार के फैसलों से बस्तर के लोग बहुत प्रभावित थे। कुछ गांवों को वन विभाग के लिए मुफ्त में काम करने पर आरक्षित वनों में रहने की अनुमति दी गई थी। बाद में इन्हें वन ग्राम के रूप में जाना जाने लगा। नेथानर के गुंडाधुर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इंडोनेशिया में जावा वह जगह है जहां डचों ने वन प्रबंधन शुरू किया था। जावा का कलंगा कुशल वन काटने वालों और स्थानांतरित काश्तकारों का एक समुदाय था। ब्लैंडोंग डिएंस्टेन प्रणाली डचों ने पहले जंगल में खेती की जा रही भूमि पर लगाया और फिर कुछ गांवों को इन लगान से छूट दी यदि वे सामूहिक रूप से मुफ्त श्रम प्रदान करने के लिए काम करते थे। जापानियों के जावा पर कब्जा करने से पहले डचों ने एक भस्म और भागो नीति का पालन किया। तो इसी के साथ इस अध्याय का अंत होता है। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।